हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का। तो ये सेट 2 है, 33 2 कोड है। तो 33 जिनका भी कोड है, सेट 1 2 3 कोई भी हो, मोस्टली क्वेश्चन सेम ही है। तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अभी हम, एंड कमेंट कीजिए एग्ज़ाम कैसा गया, इजी था कि हार्ड था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एंड अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट है पी ए पी वी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू सर्कल विथ सेंटर ओ। तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनी है पी ए पी वी, एंड ये इंक्लाइंड है एक दूसरे पे 80 डिग्री पे, यानी जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो 80 डिग्री है पूरा। और आपको पता है कि टेंजेंट क्या करती है, अगर टेंजेंट इक्वल है ना, अगर ये दोनों टेंजेंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से तो दोनों इक्वल होती है। और आपको पता है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये वाले ये है ना, जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है तो वो दोनों इक्वल होती है। ये इक्वल हो गया, ये रेडियस हो गया, एंड ये कॉमन हो गया। तो ये ट्रायंगल जो है ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है इस वाले ट्रायंगल की। यानी कि इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। और ये तो 90 है ही, रेडियस क्या होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट इंक्लाइन वाली। तो इसमें क्या होता है, ये जो रेडियस होती है ये तो 90 बनाती है, ये वाली रेडियस भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90। तो इन दोनों का सम भी ना 180 होता है। ये साइक्लिक होता है एक तरह से, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करके लगानी थी। तो पहले तो आप साइक्लिक वाली लगा दो, यानी ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है ये साइक्लिक है, यानी ये और ये 90 है रेडियस वाले, और ये वाला एंगल भी 180 है, इनका अपोजिट एंगल का सम, इसलिए साइक्लिक है। तो मैंने पहले ये प्रॉपर्टी लगाई, ए पी वी प्लस ए ओ बी, ए पी बी ये वाला एंगल और ए ओ बी ये वाला एंगल साइक्लिक है, मतलब ये पूरा और ये पूरा का सम जो है 180 है। देन आप इससे क्या निकाल लो, ए ओ बी निकाल लो, क्योंकि ए पी बी तो आपको पता है ना पूरी, ये 80 है, ए ओ बी निकाल लो, 80 को वहाँ जाके माइनस कर दो तो ये 100 आ गया। अब मैंने ये भी बताया कि आपको ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके। तो अगर आपको ये पूरा पता है तो मुझे तो ये वाला निकालना है ना क्वेश्चन में, ए ओ पी। तो ए ओ पी के लिए मुझे ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, ये वाला ए ओ पी। तो इसमें अगर मेरे को ये पता चल जाए छोटा वाला, तो ये भी निकल ही जाएगा। तो ये छोटा वाला क्या है, इस पूरे का ये अगर आधा आधा है तो ये छोटा वाला बड़े का क्या होगा, हाफ होगा ना, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये बड़ा वाला 80 है, तो ये छोटा वाला कितना आ जाएगा, 80 का हाफ कर दो कितना 40, और फिर इस पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 40 90 130, तो ये 50 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आपने ये पूरा तो निकाल ही लिया ना, तो आपने ये 100 निकाला है तो हाफ कर दो तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। एक तो ये वाला जो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये साइक्लिक होता है, मतलब इसका सम और इसका सम 180 होता है। तो ये वाला निकल जाएगा पूरा ए ओ बी, और फिर आपको ए ओ बी पूरा नहीं निकालना था, आधा निकालना था, तो आधा करना था, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन बी इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, कमेंट करना किस किस का आंसर बी ऑप्शन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड भी इजी था, मीन दिया हुआ था आपको, ये नंबर्स दिए थे सारे, एंड इज 7, इसका मतलब ये मीन है आपका, 7 जो है मीन है। अब नंबर काउंट कर लो, ये कितने नंबर है, कॉमा कॉमा करके काउंट करो। देखो कॉमा जहाँ लगा है वहाँ एक नंबर, 1 2, अब ये पूरा एक ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ जहाँ कॉमा लगा है यानी वो एक ही माना जाएगा, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है ना। तो मीन का फॉर्मूला लगाना था। मीन क्या होता है, सम ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन का सम करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम यानी कि इन सबको ऐड करना था, और नंबर कितने थे, 7 थे ना, और मीन भी कितना दिया हुआ था, 7 ही दिया हुआ था। अब आपको पता है मीन आपको गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 जा 49 हो गया। एंड ये तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये तो मल्टीप्लाई होकर 49 यहाँ लिख दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, एज इट इज़ आएगा ये पूरा। अब इसमें क्या करोगे, नंबर्स को सिर्फ नंबर से ऐड करोगे। ये तो एक्स वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है, तो ये एक्स वाला तो एक्स वाले के साथ प्लस करो, 2x और 1x 3x, एंड ये नंबर वाले नंबर से प्लस कर दो, तो सारे नंबर प्लस करोगे 40 आ जाएगा। एक्स के लिए सॉल्व करना है तो 3x को यहीं रखो, 40 यहाँ प्लस में है ना, तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे 9, 3x आ गया 9। तो x निकालना है तो 3 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा,
3 3 जा एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे का आंसर? ऑप्शन डी 3 है, मिसिंग एक्स निकालना था आपको, तो 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशो 8:1:5 फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्वेश्चन कराया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर से ही मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट कर रखी होगी आई होप उनको सारा क्वेश्चन पेपर आता ही होगा। तो प्लेलिस्ट ज़रूर किया करो। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। तो मैथ्स का प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स पूरे सॉल्व किया करो। कंसेप्ट समझाए जाते हैं, डिटेल सोल्यूशन होता है, इसलिए आपको समझ भी आ जाएगा आसानी से। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ज़रूर किया करो। थर्ड देखो, वॉल्यूम दिया हुआ था और रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना था। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसके लिए। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड यानी साइड की पावर 3, है ना। ऐसी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता होगा आपको। सरफेस एरिया में 6 फेस होते हैं ना, तो 6 साइड स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशो दिया हुआ है 8/25 125। तो वॉल्यूम फर्स्ट क्यूब का क्या होगा? साइड का क्यूब, तो साइड इसकी ए मान लो, ए का क्यूब, एंड इसकी साइड को कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए का क्यूब। अब ये रेशो आपको गिवन है। अब ये इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, तो आप इन दोनों पे क्या कर सकते हो? इनको अंदर रख के क्यूब एक बार लगा सकते हो। दोनों पे क्यूब है ना, तो एक बार लगा दिया। अब ये क्यूब है तो इसको भी क्यूब में बदल दो। ये 2 2 2 3 बार 2 2 आता है ना। 8 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 125 को कैसे लिख सकते हो आप? 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो ये 2/5 2/5 2/5 2/5 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा इसमें, है ना। तो 3 पावर से 3 पावर कट जाएगी, तो A/A यानी इन दोनों के साइड का रेशो आपका 2/5 आ गया, यानी 2:5। अब आपको यहाँ पे साइड का रेशो नहीं निकालना, आपको तो सरफेस एरिया का रेशो निकालना था। तो 6A² और इसकी साइड A कैपिटल ए थी, तो 6A², 6 से 6 कट गया। अब A और A का रेशो आपको मालूम है, आप क्या कर सकते हो? A/A और स्क्वायर दोनों में तो इकट्ठा लगा दिया। तो इसकी जगह A/A का रेशो मैंने निकाला था 2/5, ये यहाँ पे रख दिया, एंड स्क्वायर भी लगा हुआ है। अब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। तो ये रेशो आ जाएगा इसके सरफेस एरिया का। ऑप्शन बी किस किस का आंसर आया कमेंट ज़रूर करना। 4:25 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 ऑफ द वर्टिसेस ट्राइंगल PQR के P एंड Q दिए हुए थे, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड PQ इन द रेशो 2:1। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना था। अच्छा, ये ट्राइंगल PQR है, कोई लाइन नहीं है, ये ट्राइंगल है PQR। तो यहाँ पे वैसे तो ये ट्राइंगल दिया हुआ था PQR, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, बट आपको P और Q का ही वर्टेक्स दिया हुआ है, बोला है P और Q आपको गिवन थे, है ना। इनके कोऑर्डिनेट गिवन थे, और PQ को कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, यानी कि PQ एक लाइन ही तो बन गई। चाहे ट्राइंगल भले ही दिया हो, बट PQ तो लाइन ही कंसीडर करनी पड़ेगी ना। तो मैंने लाइन को ही लिख दिया यहाँ। तो PQ जो ट्राइंगल की एक लाइन है, उसमें एक R पॉइंट है मान लो, वो इस लाइन को क्या कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लाइन ना बोल के इन्होंने ट्राइंगल बोल दिया, बट एक तरह से ये इन्हीं 2 वर्टेक्स का यूज़ होगा, और ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन में है, तो इसलिए मैंने लाइन को ही कंसीडर कर लिया। तो ये पॉइंट जो अंदर 2:1 में था, इस लाइन को डिवाइड किया 2 पार्ट और 1 पार्ट में, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। ये जो गिवन है आपको -1 5, ये x1 y1 होगा, और ये x2 y2। तो जब रेशो आपको गिवन होता है या निकालना होता है तो आप सेक्शन फार्मूला लगाते हो, है ना। तो ये जो x पॉइंट होगा ये कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला सबको आता होगा आई होप। ये मान लो ये रेशो m1 है और ये वाला m2 है, तो ये कैसे निकलता है? इतनी बार सिखा रखा है कि ये x निकालना है ना, तो m1 को तो x2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे m1 को x2 से और m2 को x1 से, यानी x निकालना है तो m1 को x2 से और m2 को x1 से। ये फॉर्मूला याद रखा करो, मल्टीप्लाई करके प्लस करो, और नीचे m1 + m2। ऐसे ही y निकालना है आपको, ये वाला y निकालना है, तो m1 को तो y2 से मल्टीप्लाई करो और m2 को y1 से। तो m1/2 + m2/1 और नीचे m1 + m2। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। m1 आपको 2 दिया है, m2 आपको 1 दिया है, तो m1 की जगह 2, x2 कितना है 5, 2 × 5 + 1 × -1,
है ना, अपॉन में 2+1 रेशो 2+1 है ना। अब ये 2 5 से पहले मल्टीप्लाई करो 10 और 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो लगेगा माइनस, 10 - 1 9, 9/3 3 आएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेम ऐसे ही y के लिए भी कोऑर्डिनेट्स रख देना, 2 × 2 1 × 5 एंड बीच में प्लस, अपॉन में नीचे कितना है 2, ये 2 है ना, 2+1, तो ये इवन 2 2 जा 4 और 5 9 अपॉन 3 3 आ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट आपके जो ये अंदर वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 3 3 आ जाएंगे। एक्स भी 3 है, वाई भी 3 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कोऑर्डिनेट आपके 3 3 आ जाएंगे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किस किस बच्चे का ये आंसर है कमेंट ज़रूर करना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना ताकि इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपको जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करना है वीडियो को। 5th क्वेश्चन देखो, साइन 4 थीटा, यहाँ पे थीटा 4 थीटा है, थीटा नहीं है 4 थीटा है, तो साइन 4 थीटा √3/2 है, आपको थीटा/3 निकालना है। सिंपल ही क्वेश्चन था, साइन थीटा मान लो √3/2 है, बट यहाँ थीटा की जगह 4 थीटा पुट किया है इन्होंने। तो यहाँ पे देखो साइन 4 थीटा इतना दिया है। अब देखो यहाँ साइन में है और तो यहाँ नंबर है, तो जब यहाँ साइन और यहाँ नंबर हो तो आपको इसको भी साइन की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो ये टेबल जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको आपको याद रखना है। यहाँ साइन थीटा है तो इसको भी साइन थीटा में बदलो, तो ये वैल्यू कब आती है जब साइन 60 होता है ना, साइन 60 √3/2, तो √3/2 की जगह साइन 60 लिख दिया। अब ये देखो साइन इसका थीटा और ये साइन इसका थीटा, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये जो थीटा है पूरा इस थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी 4 थीटा, इसका थीटा तो 4 थीटा है ना और इसका थीटा 60 है, तो 4 थीटा 60 के बराबर हो जाएगा। थीटा निकाल लो, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, फिर ये कट जाएगा, इससे 4 1 जा 4 15 जा 15 आ गया। अभी थीटा नहीं निकालना, आपको थीटा/3 निकालना है, तो थीटा 15 आया है ना, और अपॉन में 3, तो 3 से कट दो 5 डिग्री, डी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर 5 आया कमेंट करना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका 5 डिग्री आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल आपको गिवन था, अब इसके जीरोस निकालने थे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरो का मतलब इस पूरे को जीरो के इक्वल रख के इसके अल्फा बीटा निकाल लो, है ना, तो ये मिडिल स्प्लिट करके ही निकलेगा। तो ये मेरे को पॉलिनॉमियल गिवन था। अब देखो ये पॉलिनॉमियल मेरा कुछ फ्रैक्शन में है, तो मेरे को ये फ्रैक्शन अगर हटाना है ना, सिंपल लाना है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो 3 1 3 3 का एलसीएम ले लो, तो नीचे तो 3 आ जाएगा पूरा एलसीएम में, और 3 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, है ना। जो भी एलसीएम आया 3 वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा, तो इसको नीचे लिखने की खास ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बस यहाँ देखो, ये 1 3 जा 3 था, तो ये 7 3 जा, तो यहाँ 21 आ जाएगा। यहाँ 3 में 3 का बात है 1, क्योंकि ये अपॉन में 3 था ना, तो वो बाद में वहाँ जाके 0 बन गया। तो आप एलसीएम में देखो 1 में 3 का बात है, 3 पे आता है तो ये 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे 3 में 3 का बात है 1 पे आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 में 3 का बात है 1 पे आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो इस तरीके से ये जो फ्रैक्शंस में थे, अब मैंने इसका पूरा एलसीएम लिया और फिर एलसीएम में ऊपर ये आ जाएंगे और ये 3 जो है यहाँ जाके 0 बन जाएगा जो डिवाइड में था। अब आपको इसको मिडिल स्प्लिट करना है, तो मिडिल स्प्लिट तो आई होप सबको करना आता ही होगा, है ना। इसमें जब भी ये वाली इक्वेशन आती है आपकी, तो ये क्या होती है, जो मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बहुत बार सिखा रखा है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक हो तो वो ax² bx + c होती है। और इसमें मिडिल स्प्लिट जब भी करना हो, जीरोस का मतलब इसको मिडिल स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसको ना, इसका a क्या है जो स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के साथ होता है, तो 21a है, और कांस्टेंट इसमें तो a तो 21 है और c आपका 2 है, तो पहले आपको a को c से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 2 से, तो 42 आया। अब इस 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 11 आ जाए किसी तरीके से प्लस माइनस करके, तो इससे तो प्लस माइनस करके 11 नहीं आएगा। 42 के दूसरे फैक्टर सोचो, एक तो 14 3 जा 42 होता है, एक 7 6 जा भी 42 होता है, तो आप सोचो किससे 11 आ सकता है, तो 14 और 3 से माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा ना, 7 और 6 से तो प्लस करके 13 आएगा और 1 आएगा माइनस करके, तो इससे आपका 11 आ रहा है, तो ये वाला फैक्टर कंसीडर कर लोगे। तो यहाँ पे 11 को आपने ब्रेक कर दिया, 14y - 3y, तभी तो 11y आएगा जब 14 - 3y करोगे,
है ना। 14 और 3 मुझे फैक्टर मिला जिससे 11 आ सकता है, तो 14 वाई माइनस 3y में मैंने इसे स्प्लिट किया, और बाहर क्योंकि माइनस था तो इसलिए इसे ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो ब्रैकेट हटेगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से कॉमन लो, इन दोनों में से 21 और 14 में से 7 कॉमन आ गया, वाई भी दोनों में आ रहा है तो वाई भी कॉमन आ गया। तो इन दोनों में से पहले कॉमन लिया 7y, तो अंदर क्या बचा, इसमें से 7 3 जा 21 और एक y भी बचा। फिर 7 में से 14 बाहर लिया है, 14 में से क्या बचा, 7 2 जा 2 बचा, और y से तो y हट गया। ठीक है, सेम ऐसे इसको भी कॉमन लो, इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 1 कॉमन आ जाएगा प्लस का, और फिर 1 आता है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, है ना, और इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट बिल्कुल सही सेम आनी चाहिए, सेम आ गई है, तो एक तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, और अंदर इसमें से 7y बचेगा और इसमें से 1 बचेगा, तो एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे तो 3y माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, एंड y निकालना है तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। सेम ऐसे इसको करो, 7y प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, y निकालना है तो 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो एक 0 आया मेरा 2/3 और एक आया -1/7। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको मिडिल स्प्लिट आता होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, 2/3 और -1/7। डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन आपको पता है पैरेलल में होता है ना। तो जब इनकंसिस्टेंट बोलेगा क्वेश्चन तो इसका मतलब नो सोल्यूशन होता है और वो लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल इसका आंसर है। अगर कंसिस्टेंट होता तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है या तो यूनिक हो या मैनी सोल्यूशन हो। ठीक है, कंसिस्टेंट में अगर कंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन आता तो फिर कंसिस्टेंट में आपका यूनिक भी होता मैनी भी होता। यूनिक का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आती, इंटरसेक्टिंग, और मैनी का मतलब कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होता है नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। कंसिस्टेंट मतलब यूनिक भी होगा मैनी भी होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन भी आएगी कोइंसिडेंट भी आएगी, बट अगर इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल लाइन होगी या फिर नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो नो सोल्यूशन या पैरेलल, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इनकंसिस्टेंट के लिए पैरेलल होता है। ठीक है, लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AOBC एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टेक्स गिवन थे AOB। अब O ऑरिजिन में है ना, 0 0 है, A के वर्टेक्स दिए, B के दिए, और आपको बोला स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ इस डायगोनल। डायगोनल के पहले डायगोनल निकालो और फिर स्क्वायर करो उसका। तो यहाँ पे मेरे को AOBC एक क्या बोला, एक क्या है रेक्टेंगल है ये AOBC। अब O क्योंकि ओरिजिन पे बोला था, O को मैंने यहाँ रख दिया, A को यहाँ रख दिया, AOBC ऐसे ऑर्डर पे ले जाना है। ठीक है, अगर ऑर्डर पे नहीं लगाओगे तो फिर डायगोनल आप गलत लिख दोगे, तो A ऐसे बिना पेंसिल रोके लिखो अपने रेक्टेंगल के नाम को AOBC। तो याद भी रखा करो, अगर AOBC है तो या तो डायगोनल आपका AB बनेगा या OC बनेगा, यही बनना चाहिए। अगर आप ऑर्डर सही से नहीं लिखोगे ना, आपका डायगोनल का नाम गलत आ जाएगा, तो इसलिए इनको ऑर्डर में बहुत ध्यान से लिखा करो। बिना पेंसिल को AOBC, तो AB डायगोनल या फिर OC आपको कोई एक निकालना है। तो मेरे को O तो ऑरिजिन दिया इसलिए मैंने ऑरिजिन को खासकर यहाँ रख दिया, A को ऊपर रख दिया 0 2 एंड B को 4 0। C अभी मुझे नहीं पता, बट मेरे को और डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल तो AB भी हो सकता है और OC भी हो सकता है। अब मेरे को OC C के पॉइंट तो नहीं दिए क्वेश्चन में, बट AB तो निकाल ही सकती हूँ, है ना। तो AB डायगोनल भी, AB या फिर OC दोनों डायगोनल बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल में, तो ये वाला डायगोनल आप निकाल लो क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में। AB आप निकाल लो, AB में कोऑर्डिनेट दिए ना, तो डायगोनल AB का मतलब डिस्टेंस AB निकालना है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सबको आता होगा, इसके x में से इसका x माइनस करो, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आई होप सबको आता होगा। x2 में से x1 वाला माइनस करो स्क्वायर, फिर y2 में से y1 माइनस करो उसका स्क्वायर, और फिर रूट कर दो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके x में से इसका x माइनस करो, 4 - 0 का स्क्वायर, प्लस इसके y में से इसका y माइनस करो, तो 0 - 2, आप चाहो 0 - 2 लिख दो। अब देखो -2 का स्क्वायर है ना, तो माइनस इसलिए स्क्वायर होता है तो माइनस हटा सकते हो आप, तो 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 2 × 2 4 16 और 4
20 एंड स्क्वायर रूट 20 आ गया इसका ए बी में जब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब मेरे को ए बी डायगोनल के बाद ना इस डायगोनल का स्क्वायर भी बोला है क्वेश्चन में, तो ये ए बी आया है। अब इसका स्क्वायर करो तो रूट का जब भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो 20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर 20 आया है, बिल्कुल ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो 20 इसका आंसर है ऑप्शन बी। इफ़ x इज़ द एलसीएम ऑफ 4 6 8 एंड y एलसीएम है 3 5 7 का और p एलसीएम है x एंड y का, तो आपको पूछा कौन सा ट्रू है। तो देखो यहाँ पे पहले तो बोला है 4 6 8 का एलसीएम x है, तो पहले मैं 4 6 8 का एलसीएम निकाल लेती हूँ और फिर x आ जाएगा। सेम ऐसे 3 5 7 का एलसीएम निकाल लो, y आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप x और y निकालने के लिए पहले 4 6 8 का एलसीएम निकालो। 4 के प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2 है ना, 2 का स्क्वायर। 6 के 2 इंटू 3, 8 के प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आएगा है ना, 2 की पावर 3। अब एलसीएम में आपको पता है जो भी प्राइम फैक्टर होता है उसकी मैक्सिमम पावर लिया करो, तो 2 2 2 2 की मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो एलसीएम में 2 की 3 आएगा। ऐसी 3 की मैक्सिमम पावर 1 है ना, तो 3 एक बार आएगा। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं फैक्टर की, तो 2 की पावर तो 3 मैक्सिमम है एंड 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो x तो आ गया मेरा 24। एलसीएम इन तीनों, इनका एलसीएम कितना था, x था ना, तो x 24 आ गया। सेम ऐसे इन 3 नंबर का एलसीएम निकालो, ये तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्योंकि इसका भी प्राइम फैक्टर 3 है, इसका भी 5 है, इसका भी 7 है, सब एक एक बार है, तो मैक्सिमम पावर तो 1 1 ही है। तो जब भी प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 3 5 7 का मल्टीप्लाई करो 105, और इनका जो एलसीएम है वो y के बराबर है, तो y भी निकल गया। अब x और y का आपको फिर से एलसीएम करना है, 24 और 105 का। अब मैं 24 के प्राइम फैक्टर अलग से नहीं करूँगी, मैं यही वाले लूँगी और इसके भी यही वाले लूँगी। तो x मेरा 24, y मेरा 105। 24 के ऑलरेडी प्राइम फैक्टर मेरे पास थे एंड 105 के भी थे। अब मेरे को ये जो x एंड y आया इनका फिर से एलसीएम बोला है, तो इनका मैं एलसीएम निकालूंगी। तो देखो एलसीएम मैंने क्या कहा, इनकी मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, एंड फिर 3 की मैक्सिमम पावर तो 1 है ना दोनों में। एलसीएम का मतलब मैक्सिमम पावर होता है, याद रखना। ठीक है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो 1 है मैक्सिमम पावर। 5 भी एक बार है मैक्सिमम, 7 भी एक बार है मैक्सिमम। अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा y है ना, ये पूरा तो y है ना, ये y है एलसीएम वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये 8, ये क्या है, ये कितना है 8 8, और ये y है, तो ये एलसीएम कितना था इनका एलसीएम p है, तो ये 8 इंटू वाई, p 8 इंटू वाई। अगर y के टर्म में लिखना है आपको तो p 8 इंटू, ये y था ना पूरा, इसका एलसीएम क्या था, y था ना, तो ये 8 इंटू वाई। अब 8 इंटू वाई आप देखो ऑप्शन में कहीं है नहीं है, 8 इंटू एक्स है, तो ये वाला y वाला तरीका तो गलत है। अब आप इसको दूसरे तरीके से देखो, आप अगर x को अलग कर दो, x ये है ना पूरा, तो ये x है, तो ये वाला क्या, ये x है ना, पहले मैंने y को अलग किया तो मेरा 8y आ रहा था, बट वो ऑप्शन में नहीं है। अब मैंने क्या करा, x वाले को पूरा, ये x है ना पूरा, ये पूरा x था और ये पूरा y था, पहले y को अलग किया था तो 8 इंटू वाई आ रहा था। अब मैं x को अलग करती हूँ, x ये पूरा है, तो x पूरा है, तो ये 5 7 जा 35, तो ये 35x आ जाएगा, तो p आपका 35x आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, p = 35x, ए ऑप्शन यानी कि इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर ये आया है कमेंट करना। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, ट्रिकी क्या मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, कि मतलब पहले इनका एलसीएम निकालो x आ जाएगा, फिर इनका एलसीएम निकालो फिर y आ जाएगा, फिर इन दोनों x y का एलसीएम निकालो, उसको प्राइम फैक्टर दोबारा मत करना, यही वाले यूज़ करना, फिर इनका एलसीएम आ जाएगा। अब आपको देखना था कि अगर आप y को एज इट इज़ रखते हो तो 8y आ रहा था, और जब x को एज इट इज़ रखते हो तो 35x आ रहा था, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा था, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाई वाला। डाई है जो एक बार थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 इतने आउटकम्स आएंगे इसकी। प्रोबेबिलिटी नंबर विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जो 36 का फैक्टर ना हो। तो पहले तो देखो डाई एक बार है तो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स बनेंगे। अब 36 के फैक्टर, आप नॉट वाला पूछा है बट आप ना पहले फैक्टर ऑफ 36 वाला निकाल लो, क्योंकि नॉट वाला तो मैं 1 में से माइनस करके निकाल ही लूँगी, है ना। जब भी किसी के नॉट की निकालनी हो तो आप पहले उसके होने की निकाल लिया करो। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को नंबर जो फैक्टर ऑफ 36 निकाल लेना है। तो फैक्टर ऑफ 36 इनमें से कौन कौन से है, देखो 1 के टेबल में भी 36 आता है, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, 2 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 2 के टेबल में ये आएगा 18 टाइम्स में,
3 में भी ये कट जाएगा है ना, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 में 12 में कट जाएगा, तो ये 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 4 9 जा 5 नहीं है, 5 में ये नहीं आता, 6 6 जा 36, तो यानी 1 2 3 4 6 ये 5 नंबर है जो इस फैक्टर ऑफ 36 है। यानी 36 के फैक्टर की प्रोबेबिलिटी तो कितनी आ गई 5, और टोटल कितने थे 6, 5/6। बट अगर मैं बोल रही हूँ नॉट फैक्टर ऑफ 36, तो इस 1 में से इसकी होने वाली प्रोबेबिलिटी को आपको माइनस करना है। तो 1 एलसीएम ले लो, 1 और 6 का एलसीएम 6, और 6 1 जा 6 एंड 5 1 जा 5, 6 - 5 1, तो 1/6 इसका आंसर होगा। 1/6 आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है, तो 1/6 इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप सबका आंसर यही आया होगा। ओके, या फिर आप डायरेक्ट भी नॉट वाला निकाल लेना, सिर्फ जो 5 है वो ही तो नॉट में आ रहा है, जो फैक्टर नहीं है 36 का, तो डायरेक्ट ही 1/6 आप बोल सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ट्राइंगल दिया, देखो एक ट्राइंगल तो बड़ा वाला है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको बड़े वाले की ABC दी है, और बड़े वाले की ACX दी है, और छोटे वाले की भी ACX है, और छोटी वाली साइड 4 है। तो आप क्या करो, आपको ये x 4 और ये पूरा 16 दिया है, आप क्या करो x निकालने के लिए आप ना पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से ना सिमिलर कर दो, ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए साइड, और फिर x निकल जाए। तो यानी कि मैंने क्या करा, मेरे को पता है कि ये 90 दिख रहा है मेरे को, और इधर वाला 90 दिख रहा है, तो ये वाला एंगल BAC है ना, यानी इसको मैं शॉर्ट में A भी बोल सकती हूँ, BAC को एंगल A है ना, चाहे आप पूरा भी बोल दो BAC, और इसका इस वाले को देखूंगी अगर मैं, तो ADC है ना, ये A पे 90 बन रहा है, और ये D पे 90 बन रहा है। दूसरा एंगल C जो है बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, और छोटे ट्रायंगल में भी ACDC आ रहा है ना, जिस पे एंगल ले रहे हो वो एंगल बीच में आना चाहिए। जैसे ये D पे ले रहे थे तो D बीच में आना था, ये A पे भी ले रहे थे तो A बीच में आना चाहिए था। अब ये बड़े वाले का तो एंगल C मैंने शॉर्ट नेम में लिख दिया, बट छोटे वाले का ACDC पे एंगल बनेगा ACDC बीच में आना चाहिए। अब अगर इस ट्रायंगल की बड़े वाले की और छोटे वाले की दो एंगल बराबर हो गए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, देखो ध्यान से लिखना, A से C पे रोटेट कर रहे हो ना इसको, A से C पे ACB लिख रहे हो अगर, या CAB लिखा अगर मैंने, CAB, यानी C से मैंने से A पे रोटेट किया है ना, C से 90 पे रोटेट किया, तो इसको भी C से 90 पे रोटेट करके लिखना, तो CDA, ठीक है, ये नाम ध्यान से लिखना, नहीं तो रेशो गलत हो जाएंगे। तो इसको C से 90 पे रोटेट करके लिख रहे हो, तो इसका C इसके C के इक्वल है छोटे वाले के, तो C से इसको भी 90 पे रोटेट करो, CDA। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल से, है ना। अब आप इसके रेशो बना लो, मुझे जो जो यूज़ करने हैं, मुझे एक तो CA निकालना है x, तो मुझे CA इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका अगर CA लूँगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसका CD लेना पड़ेगा। ऐसे ही फिर मुझे इसकी BC पता है ना बड़े वाले की, तो मैंने अगर इसकी BC ली है, BC का मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स, तो इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स अपॉन में लेना पड़ेगा, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड में CA आ रहा है। अब CA मेरे को निकालना है x, CD मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, CD 4 दिया हुआ है, BC पूरा भी दिया हुआ है 16, एंड AC भी आपको, AC भी x ही है ना। अब x के लिए सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, और 4 × 16 64 हो जाएगा, और फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो x आपका 8 आएगा। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक है उनका, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना था कि आपको जब 3-4 साइड दी हो तो आप प्रोपोर्शन वाला लगाने के लिए पहले ट्राइंगल को सिमिलर करोगे, है ना। तो यहाँ पे 8 आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा 0 है दिस पॉलिनोमियल के, एंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा निकालनी है। तो जब भी मैंने कहा था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, तो आप पहले इसको, ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है क्वेश्चन में, उसको आप इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर किया करो, इससे इसके ABC निकल जाएंगे। तो जनरल फॉर्म तो AX² BX + C होती, जबकि ये और हमें ऐसे फॉर्म में दिया है, तो इसके कंपेयर कर लो। A कितना है इसका, देखो A x² के साथ है, इसमें x² के साथ कंपेयर करो तो A 1 है। ऐसे B यहाँ पे x के साथ है प्लस B, तो यहाँ पे x के साथ -A है, तो B आपका -A है, C आपका -B है ना। तो ऐसे करके इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट इसके ABC से निकालो। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट -B/A होता है, बट इसका B, इस वाले का B/A
बी और ए नहीं है, इसका तो बी तो हमारा माइनस ए है और ए हमारा 1 है। ऐसी अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल का सी बाई ए होना चाहिए, बट सी तो इसका माइनस बी है और ए इसका 1 है। अब आपको ये निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, माइनस ए, एंड अल्फ़ा बीटा कितना आया, माइनस बी। तो ये आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी। तो किस किस का ये आंसर है, माइनस ए माइनस बी, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था, कॉस थीटा अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा तो एज इट इज़ रखना था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को अगर आपको पता हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो अगर मैं कॉस को वहाँ भेज दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखा, रूट भी लगाया। रूट में जब भी कोई चीज़ स्क्वायर में होती है तो वो सिंगल बाहर आ जाती है। अब कॉस अपॉन साइन आपको पता है क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। 14 देखो, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको पता तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बट आपको ये जनरल फॉर्म में नहीं दी इक्वेशन। तो पहले आप वही काम करो, इसको आप इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। तो ये इसमें जनरल फॉर्म तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होती है, जबकि ये ऐसे दिया है। तो यानी इसका इस वाले के लिए ए था, बट इस वाले के लिए ए क्या है, बी है ना। तो ए इसका बी के बराबर है, और इसका बी जो है, यहाँ बी था बट यहाँ पे बी की जगह ए है, तो बी आपका ए के बराबर है और सी आपका सी के बराबर है ना। तो ये ध्यान रखा करो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन दी हो तो उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके उसके ए बी सी निकालो। यानी अब इसके ए बी सी नहीं है, ये है इसके ए बी सी, ठीक है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट ये फॉर्मूला इस वाले के लिए था। बट अब तो आपका बी इसके हिसाब से देखा जाएगा ना। तो इसका बी किसके बराबर है, ए के। तो बी की जगह ए रखोगे, ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या रखोगे, इसका बी रखना है, एंड सी तो सी ही है। तो यानी इस हिसाब से इसका डिस्क्रिमिनेंट ए स्क्वायर माइनस 4bc आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन डी इसका आंसर है। किस किस बच्चे का आया कमेंट जरूर करना। 15 देखो, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज 2 6, तो आपको a प्लस बी निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था आपको, यानी कि जहाँ पे एंड लगाओ वो तो साइड में लिख दो, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में एंड लगाया ना, तो ये तो इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये वाला इस एक्सट्रीम में। एंड मिड आपको निकालना नहीं है, क्वेश्चन में दिया है मिड अंदर होता है ना, तो ये आपको गिवन है। और मिड के कोऑर्डिनेट XY लेने चाहिए, एंड ये जो साइड में होता है x1 y1 और ये x2 y2। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको लगाना है। आई होप मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको आता होगा। ये जो x वाला पॉइंट है ये कैसे निकलेगा, इसके x और इसके x को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। सेम ऐसे ये y वाला कैसे निकलेगा, इसके y और y को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। इससे ये जो अंदर वाला XY है ये निकल जाता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। x तो आपको दे रखा है ना, निकालना थोड़ा ना, 2 दिया हुआ है, और x1 भी आपको कितना दिया, a दिया है, x2 आपको 2 दिया है, अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, एंड ये 1 से होगा तो एज इट इज़ a निकाल लो यहाँ से, 2 यहाँ माइनस हो जाएगा तो a 2 आ गया। सेम ऐसी y भी आपको दिया हुआ है, मिड पॉइंट तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, 6 दिया हुआ है, y1 4 दिया है, एंड y2 आपको 2 भी दिया है, इसमें भी अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, और ये 1 से होगा तो एज इट इज़। अब b के लिए सॉल्व कर लो, 2 भी यहीं रहेगा, प्लस 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 12 माइनस 4 8, साइन बढ़ेगा, 2b इक्वल टू 8, b निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो 4 आ गया, यानी कि a 2 आ गया, b 4 आ गया। आपको a प्लस बी निकालना है, 2 प्लस 4 6 आएगा इसका आंसर। किस किस बच्चे का आया ऑप्शन ए कमेंट करना। तो ऑप्शन ए 6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 54 पाए, आपको लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर निकालनी। ये क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट भी बताया था, लंबा मेथड नहीं लगाना होता। जब भी एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ के बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है लेंथ इंटू रेडियस बाय 2 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है 54 पाए, लेंथ आपको निकालनी थी, आर आपको रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में 36, एंड अपॉन में 2। तो जब भी एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आए, क्वेश्चन आए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 36 अपॉन 2। अब ये 2 से कट गया 18, अब एल निकालना है तो 18 मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में आ गया, 18 1 जा 18 3 जा 54, एंड 3 इंटू पाई, ऑप्शन पाई में दिया है तो 3 पाई सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। ऑप्शन डी। किस किस बच्चे का आया कमेंट ज़रूर करना कि हमारा आंसर 3 पाई आया, डी ऑप्शन इसका आंसर है।
एंड ये फॉर्मूला याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेजरमेंट ऑफ LMN दिए हुए हैं, देखो कुछ साइड दिए कुछ एंगल दिए एंड ABC के भी आपको एक साइड दिए दो एंगल दिए। आपको बोला है कि लेंथ ऑफ साइड AC आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे मेरे को दो एंगल पता है ना इस ट्राइंगल के, तो मैं इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल भी निकाल सकती हूँ। तो पहले मैं तीसरा एंगल निकालूंगी। LMN का टोटल 180, तो M और N तो पता है, L निकालना है, तो ये दोनों प्लस होके वहाँ जाके माइनस हो गए, तो ये आ गया 22, ठीक है, L एंगल आ गया। अब आपको दिख रहा है कि ये 130 तो इस 130 के बराबर है, ये तो मुझे दिख ही रहा था ना, यानी M तो B के बराबर है और M B के बराबर है, और ये मेरा कितना आ गया, अभी मैंने निकाला तो ये 22 आ गया है ना, ये निकाला। और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी L तो A के बराबर आ रहा है ना 22, M B के बराबर आ रहा है और N आपका L के बराबर आ रहा है ना। ये भी निकाल के देख लेना, ये भी 22 130, तो ये आपका 28 ही आएगा। तो N और C बराबर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे को अगर मैं इसका ट्राइंगल का नाम लिखना चाहूँ तो LMN अगर इसको लिखती हूँ, तो इसको LMN लिखा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो इसको नाम लिखो ABC, है ना। अब ट्राइंगल के नाम आ गए लिखने। अब मेरे को तो ट्राइंगल में साइड निकालनी है, कौन सी साइड निकालनी है क्वेश्चन में, आपको AC साइड निकालनी है। मुझे क्या करना है, जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए और मुझे कोई साइड निकालनी है, तो सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड के रेशो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में अब मुझे देखना है मुझे कौन कौन सी साइड दी हुई है, मुझे एक तो मुझे AC निकालनी है ना, तो मुझे AC के साथ कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, LN, क्योंकि AC निकालनी है, AC फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स से बनी है, तो AC के साथ मुझको कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, LN लेनी पड़ेगी। तो LN अपॉन AC इक्वल टू, और मुझे दी और कौन सी है, मुझे MN दी है और AB दी है। तो MN कौन सा वाला है, ये वाला लास्ट के 2 वर्टेक्स, तो इसके भी लास्ट के 2 वर्टेक्स में BC आ गया। तो LN नहीं, कौन से लेने, LM 45 दिए ना, और अच्छा हाँ, मुझे इसमें सिर्फ AB दी है ना, तो AB, इसकी अगर AB लूँगी, AB तो इसकी AB लूँगी, तो इसकी कौन सी लेनी पड़ेगी, इसके फर्स्ट 2 वर्टेक्स लिए, तो इसके LM लेना पड़ेगा, तो LM अपॉन AB। तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग रेशो बनाओ और फिर LN आपको LM अपॉन AB तो पता चल जाएगा। LM 45 है, AB 5 है, तो ये कट के 9 आ गया। अब यानी ये आपका 9 है, तो LN क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 अपॉन 1, LN तो 1 से मल्टीप्लाई होकर LN हो जाएगा, और 9 इंटू AC 9 AC हो जाएगा। और आपको LN क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था 72, तो LN की जगह मैंने 72 रखा, और ये 9 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ गया, तो 9 8 जा, तो AC आपका 8 आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, साइड्स के प्रोपोर्शन बनाने हैं, देन आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालनी आनी चाहिए, और फिर आप वैल्यू पुट कर दो। ये निकालना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये निकल गया 8, AC निकालना था, सॉरी 8 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन C। तो ऑप्शन C 8 किस किस बच्चे का आया कमेंट ज़रूर करना। 18 देखो, ये भी आपका सिमिलैरिटी से ही है। तो यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, और DQ के बराबर है, RE के बराबर है। तो देखो पहले मैंने DEF बना दिया और PQR बना दिया। अब मेरे को D किसके बराबर दिया है, Q के, तो यहाँ पे मैंने सिंगल एंगल का कट लगाया, तो यहाँ भी सिंगल का। अब और E किसके बराबर दिया है इसका E R के बराबर है, तो E R के बराबर है ना, तो E पे मैंने ऐसे डबल लगाया, तो इस पर भी डबल लगा दो। इससे क्या होगा, आपके ट्राइंगल के नाम अगर ढंग से सही से लिखोगे आप, तो आपके रेशो भी सही आएंगे, ठीक है। अब मैंने ये इसके बराबर करने के लिए इस पर सिंगल सिंगल आर्क लगाई, इस पर डबल डबल आर्क लगाई, क्योंकि ये इसके बराबर था। अब इसको देखो नेमिंग कैसे की है, DEF से, तो DEF यानी फर्स्ट से सेकंड पे रोटेट करके लिखा है, इसको भी फर्स्ट से सेकंड पे रोटेट करो, तो इसका फर्स्ट से सेकंड यानी ऐसे रोटेट किया, तो इसका फर्स्ट ये है और ये सेकंड कट है, तो फर्स्ट से सेकंड पे ऐसे रोटेट करो, QRP, तो इसका नाम बहुत ध्यान से लिखना। अब देखो DE के अपॉन में क्या आना चाहिए, QR आना चाहिए, तो आप पहले वाला ऑप्शन ही मैच करके देख लो कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा। DE के अपॉन में QR आना चाहिए, तो इसका DE फर्स्ट 2 वर्टेक्स, तो इसका फर्स्ट 2 वर्टेक्स QR आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और DF, इसका DF लिया अगर मैंने फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स DF लिया, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, QP आना चाहिए। अब देखो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो यानी पहले वाला ही मैच कर गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगर ये वाला नहीं करता तो ऐसे ही मैं इसको इसके अकॉर्डिंग करके देखती है ना। तो यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन ही ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 18 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन, दो टेंजेंट अगर वो ड्रॉन टू सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट है तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये मैंने समझाया भी था आपको, दो टेंजेंट अगर इंक्लाइंड है तो वो टेंजेंट जो है वो यहाँ से भी इक्वल होती है ना। मैंने बोला था आपको कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है और ये वाला एंगल इसके भी बराबर हो जाता है। तो यही बोला है कि ये जो दो टेंजेंट है वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। सेंटर के साथ इस टेंजेंट ने ये वाला एंगल बनाया, इस टेंजेंट ने ये वाला एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल इक्वल ही तो होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है असर्शन आपका, है ना। उसके बाद पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस, ये भी आपने किया होगा। कोई भी सर्कल के सर्कमस्क्राइब कोई पैरेललोग्राम है अगर, तो वो ये जो बाहर का पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होता है अगर ये सर्कल के बाहर बना है। यस, रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, ये थ्योरम ही एक तरह से। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये रोम्बस है और ये इक्वल है, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट वाइज दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन वाइज ठीक नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, बस स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखो, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल स्टैंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम वॉल, हाइट ऑफ वॉल अप टू द विच द लैडर रीचेस 8, लेंथ ऑफ लैडर 10 आएगी। तो पहले आप करो डायग्राम बनाओ। देखो क्या बोला है, लैडर एक वॉल के अगेंस्ट है, तो लैडर तो ऐसे तिरछी होगी ना वॉल पे, ऐसे करके ऐसे स्लैंट करके आएगी और वॉल आपकी ऐसे होगी। तो वॉल तो 8 दी हुई है और ग्राउंड से लैडर की जो हाइट ऑफ वॉल, लैडर रीच 8, हाइट ऑफ वॉल तो 8 है और जो आपका डिस्टेंस है लैडर का वॉल से 6 मीटर, यानी ये वॉल है ना, तो लैडर यहाँ से शुरू हुई है तो ये 6 मीटर दूर है। तो ये लेंथ ऑफ लैडर आपको बोला 10 आनी चाहिए। तो आप पहले निकाल के देखो इसको कि ये 10 आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा दो। हाइपोटेन्यूज ये होगा ना, क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो राइट एंगल में ये लगा सकते हो आप। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 के अपोजिट हो, यानी ये वाला। तो ये एल का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करो 100 और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। यानी आपका यही तो बोला था लेंथ ऑफ लैडर 10 आनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर कितनी आई है हमारी, 10 मीटर आई है। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है आपका। रीज़न देख लो, रीज़न क्या है, द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। क्या लैडर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। अब आपको पता है ना, अगर मैं 60 लाना चाहती हूँ 60 डिग्री, तो अब क्या मैं रेशो देख लूँगी कोई सा भी लेके। जैसे मैं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो निकाल लेती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है tan थीटा। आपको पता ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या यहाँ एंगल है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। अब अगर tan थीटा 60 बोला है तो tan 60 कितना होता है √3, यानी परपेंडिकुलर बेस का रेशो अगर √3 आया तब तो ये ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो मैंने निकाल के देखा 8 और 6 का रेशो, तो मेरा 4/3 आ रहा है, जबकि ये √3 आना चाहिए था। तो 4/3 तो नहीं, √3 के बराबर है। तो यानी ये tan थीटा मेरा 60 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये रेशो √3/1 आता तब tan थीटा 60 होता, जबकि रेशो मेरा 4/3 आ रहा है tan थीटा के अकॉर्डिंग। तो ये 60 डिग्री का एंगल नहीं है। तो रीज़न आपका गलत है, एजर्शन सही है, एजर्शन से ही रीज़न गलत। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो बताना 20 का आंसर सी और 19 का बी, एजर्शन रीज़न किस किस बच्चे ने लिखा है, कमेंट करना सारे बच्चे। और 20 क्वेश्चन में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कितने आपके ठीक है, सब आप मुझे कमेंट करके बताना कितने ठीक है आपके। एंड नेक्स्ट पार्ट अगर आपको करना है इसका सेक्शन बी एंड सी, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड लाइक करना है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना, डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट अगर बना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप सब प्रैक्टिस करके आए होंगे एंड सबका एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे भी।